वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इकोनॉमिक्स ज्ञान में। आज हम लोग कवर करेंगे इन्फ्लेशन का पार्ट 2। जैसे कि हमने पहला वाला वीडियो बनाया था जिसमें इन्फ्लेशन का पार्ट 1 बनाया था, उसमें हमने इन्फ्लेशन क्या होती है, कैसे काम करती है, या फिर कह सकते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होते हैं, तो ये हमने पढ़ा था। ठीक है, साथ में ही टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में भी जाना था। अभी आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन का पार्ट 2, जिसके अंदर हम कवर करेंगे हाउ टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन को एक्चुअल में निकाला कैसे जाता है। ठीक है, इसके बाद मेथड्स ऑफ इन्फ्लेशन की वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं, और हाउ टू कंट्रोल, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाती है तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। और लास्ट वन हम लोग क्लियर करेंगे कि रिलेटिव टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, की इन्फ्लेशन से जुड़ी कुछ टर्म्स होती हैं जैसे कि डिफ्लेशन, और भी अलग काफी सारी टर्म्स होती हैं, तो आज हम उन्हीं को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला स्टार्ट से कि हाउ टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन को एक्चुअल में निकाला कैसे जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर। हाउ टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन में हम लोगों को सीखने की जरूरत है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन को हम ROI से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? ROI से। रेट ऑफ इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब होता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि जो हमारा इन्फ्लेशन होता है उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन एंड रनिंग इन्फ्लेशन। ये सारे मैंने स्टेजेस लास्ट वाले लेक्चर में बताई हुई है। तो वहां पे हमने एक चीज नोट करी होगी कि हम वहां पे लिख रहे हैं कि 0 से 3% या 3 to 7%। बेसिकली वो क्या होता है? वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। अब उस रेट ऑफ इन्फ्लेशन को वो आता कैसे, हम उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, कि कैसे पता लगेगा कि एक्चुअल में इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इक्वल टू करंट ईयर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, करंट ईयर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, current year price of the product minus base year price of the product divided by base year price of the product, base year price of the product। बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा है आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का तरीका, कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन को हम कैसे निकाल सकते हैं। हम करंट ईयर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में से, देखिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन जब भी आती है या इन्फ्लेशन जब भी आती है तो वो चीजों को कंपेयर करके आती है। हम देखेंगे कि पिछले साल में हमारा इन्फ्लेशन का रेट कितना था और करंट में इन्फ्लेशन का रेट कितना है, तो हम कंपेयर करने लग जाते हैं। जैसे आमतौर पे भी आपने देखा होगा कि हम कई बार कहते हैं कि चीनी के दाम पिछले साल इतने थे और आज इतने बढ़ गए, तो हम बेसिकली कहीं ना कहीं अपनी आम जिंदगी में भी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट ही करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट भी हम किस बेसिस पे करते हैं? तो कंपेयर करने के बेसिस पे करते हैं। ऐसे ही जब इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है तो उसे बेस ईयर से कंपेयर करके किया जाता है। तो गाइस, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि बेस ईयर क्या होता है। तो चलिए पहले हम बेस ईयर समझते हैं, फिर फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। बेस ईयर का मतलब अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसे आधार वर्ष कहा जाता है। आधार वर्ष क्या होता है? कि प्रीवियस ईयर में सबसे जो बेस्ट ईयर होता है उसे हम बेस ईयर लिखते हैं। जैसे कि चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे क्लियर करते हैं। जैसे पिछले सालों में देखा गया कि पिछले सालों में, जैसे आज 2018 है, ठीक है, तो पिछले सालों में देखेंगे कि पिछले सालों में कौन सा ऐसा ईयर रहा था जहां पे हमारी इकोनॉमी बहुत स्टेबल रही हो। स्टेबल इन द सेंस कि इकोनॉमी का जीडीपी का लेवल अच्छा रहा हो, हमारी इकोनॉमी अच्छे से वर्कआउट करी हो, तो हम उसे बेस ईयर मान के चलते हैं। तो हमारे प्रीवियस ईयरों में से सबसे बेस्ट ईयर जो हमारा होता है उसे हम बेस ईयर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर गाइस, कि उसे हम क्या कहते हैं? बेस ईयर कहते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर हम लोगों को इन्फ्लेशन का जब रेट निकालना है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमें इन्फ्लेशन का रेट निकालना है 2-3 चीजों के ऊपर। जैसे सबसे पहले हमारे पास, जब हम कई सारी चीजों को एक साथ इन्फ्लेशन में निकालते हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन जब निकलती है तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे नहीं आती, वो कई सारी प्रोडक्ट्स की कम्युनिटी पे आती है। जैसे कि बास्केट ऑफ कमोडिटी। देखिए, बास्केट ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या होता है? जिन प्रोडक्ट्स पे आपको इन्फ्लेशन निकालनी है, यानी कि इसमें मैनी आइटम्स आते हैं। ठीक है, जिन प्रोडक्ट्स पे आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं वो सभी इस पे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया क्या, मुझे व्हीट पे इन्फ्लेशन निकालनी है, राइस की भी निकालनी है,
और साथ में मुझे क्लोथ्स की भी इन्फ्लेशन निकालनी है। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगी, इनके पहले मैं प्राइस ले लूंगी। जैसे कि इसके बेस ईयर में, प्रीवियस बेस ईयर में जो प्राइस थे 300 रुपए प्राइस थे, ठीक है। अभी करंट ईयर में अगर मैं इसकी बात करूं, करंट ईयर में इसका जो प्राइस चल रहा है, इन सभी के टोटल जो प्राइसेस मिला के हमारे चल रहे हैं वो हमारे मान लीजिए 310 रुपए चल रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कंपेयर कर सकती हूँ कि इंक्रीज हुआ है 10%, कितना इंक्रीज हुआ है, 10% इंक्रीज हुआ है। तो बेसिकली हमारी बास्केट ऑफ कमोडिटी का मतलब होता है कि मैनी आइटम्स, यानी कि जिन सभी आइटम्स पे हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने वाले हैं उन सभी आइटम्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आपका बास्केट ऑफ कमोडिटी। बास्केट ऑफ कमोडिटी में जो भी आइटम आप इन्फ्लेशन में कैलकुलेट करेंगे उन सभी को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसे बेस ईयर और करंट ईयर के बिहाफ पे हम उसे कंपेयर करते हैं। जितना हमें कंपेयर करके आता है वही हमारा क्या होता है, वो हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। बेसिकली यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करना चाहूँ तो मेरे बेस ईयर के प्राइसेस 300 रुपए थे, गाइस यहाँ पे 100 और, ठीक है। मेरे यहाँ पे प्राइसेस 100 रुपए थे। अब मैं 100 में से 350 को माइनस कर दूंगी और डिवाइड कर दूंगी 350 से, सॉरी 50 नहीं है 10 है, 310 से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी से कि हमारा क्या है, करंट ईयर में हमारे प्राइस 310 है और बेस ईयर में हमारे प्राइस 300, और इसमें से हम डिवाइड करेंगे 300 को, तो हमारे पास यहाँ 10 मल्टीप्लाई बाय 100 ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमने इसे क्या कर दिया, यहाँ पे 10/3 आ गया। तो इसको जो काटने के बाद आपका इस वैल्यू जो भी आता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कहलाएगा। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है ही। इसमें आप क्या करेंगे कि करंट ईयर के प्राइसेस को बेस ईयर के प्राइसेस से क्या कर दिया जाता है, बेस ईयर के प्राइसेस से माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, बेस ईयर के प्राइसेस से, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसी रेट से आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चलती है। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन वो निकालने के भी आगे दो मेथड्स होते हैं कि भाई हम जब प्रोडक्ट्स लेते हैं हमने किस आइटम को किस मेथड के थ्रू कैलकुलेट किया है। एक्चुअल में इंडिया के अंदर क्या किया जाता है ना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन को निकालने के लिए दो मेथड का यूज किया जाता है बेसिकली, कि हम अलग अलग आइटम्स को अलग अलग मेथड्स में निकाल के चलते हैं। जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल दो मेथड होते हैं, एक आपका WPI मेथड, एक CPI मेथड। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन, यानी कि हम किन किन मेथडों से इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट्स पे हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट किस किस कैटेगरी से लिए गए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इंडिया के अंदर जब इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है तो जनरली प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स निकाले जाते हैं, दो मेथड के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट मेथड इज WPI मेथड एंड सेकंड इज CPI मेथड। WPI मेथड को अगर मैं बात करूं इसकी फुल फॉर्म की, तो WPI मेथड को कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि थोक विक्रेता कीमत सूचकांक, ठीक है। थोक कीमत सूचकांक के नाम से हम जानते हैं इसे। और CPI मेथड को हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक और थोक कीमत सूचकांक, इन दोनों के थ्रू हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली इंडिया के अंदर इन दोनों मेथड्स पे इन्फ्लेशन निकाली जाती है। देखिए अगर मैं बात करूं WPI की, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे WPI की, देन उसके बाद हम बात करेंगे CPI मेथड की। WPI मेथड में जब इन्फ्लेशन निकलती है तो वो मैक्रो लेवल पे निकलती है। जब भी प्रोडक्ट्स पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट होती है तो वो मैक्रो लेवल पे होती है, एंड CPI के थ्रू जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट होती है वो माइक्रो लेवल पे होती है। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैक्रो लेवल क्या है और माइक्रो लेवल क्या है। मैक्रो लेवल का मतलब होता है लार्ज नंबर पे, यानी कि ऑल ओवर कंट्री ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। कि बिकॉज देखिए जब होलसेल पे आप कभी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो एक कंज्यूमर कभी होलसेल पे प्रोडक्ट तो खरीदता नहीं है, तो जब होलसेल पे प्रोडक्ट लिए जाते हैं तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए माइक्रो लेवल पे जब आप इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं तो WPI मेथड के थ्रू करते हैं। और जब आप कंज्यूमर, जिन आइटम को रिटेल लेवल पे जब इन्फ्लेशन को कैलकुलेट की जाती है जिससे आपका एक कंज्यूमर खरीदता है, तो उसे हम CPI मेथड कहते हैं। और आपको बता दिया जाए कि CPI मेथड का जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, ज्यादातर यूज करती हैं CPI मेथड को। चलिए तो अब हम बात करेंगे WPI मेथड की, कि WPI मेथड कैसे काम करता है इन्फ्लेशन के लिए। तो देखिए गाइस, WPI मेथड के बेस ईयर से अगर मैं बात करूं
तो इसका जो बेस ईयर होता है ना, वो करंट में इसका बेस ईयर 2011 है। इसके अंदर टोटल 3 कैटेगरीज को लिया गया है, ठीक है, 3 कैटेगरीज को शामिल किया गया है हमारा। सबसे पहली जो इसकी कैटेगरी आती है प्राइमरी आर्टिकल्स आते हैं सबसे पहले इसमें। इसके बाद सेकेंड आते हैं हमारे सेकेंडरी आर्टिकल्स, और थर्ड आते हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स। देखिए, अगर हम बात करें तो WPI मेथड में 3 कैटेगरी में टोटल इन्फ्लेशन निकाली जाती है। बेसिकली वो 3 कैटेगरी क्या क्या है, सबसे पहले आता है आपका प्राइमरी आर्टिकल। गाइस मैं आपको बता दूं तो प्राइमरी आर्टिकल में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। तो प्राइमरी आर्टिकल में प्रोडक्ट्स आते हैं फूड, नॉन फूड्स एंड मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। जब भी आप प्राइमरी आर्टिकल से इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं तो उसके ऊपर आता है क्या, फूड खाद्य पदार्थ, और आपके खाद्य पदार्थ हो गए, मिनरल्स हो गए, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपके कहाँ पे आते हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स में आते हैं। सेकेंडरी आर्टिकल्स में आते हैं फ्यूल, सेकेंडरी आर्टिकल्स में फ्यूल हो गया, कोल हो गया, LPG हो गई। तो ये सारे हम आइटम्स को कहाँ पे लेते हैं, हम सेकेंडरी आर्टिकल्स। तो गाइस आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर कि जैसे कि हमारा क्या है, ये सेकेंडरी आर्टिकल्स में इन्फ्लेशन को कैसे किन किन आइटम्स पे निकालते हैं। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स, ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो आपके प्राइमरी आर्टिकल्स एंड सेकेंडरी आर्टिकल्स में कवर नहीं हुए, वो सभी प्रोडक्ट्स आपके कहाँ पे आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स के अंदर आ जाते हैं। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो आपके एक्सक्लूडेड रहते हैं आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से। इसके बाद अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि यहाँ पर WPI मेथड जो होती है, इसके अंदर जो इन्फ्लेशन निकल के आती है गाइस, बेसिकली वो इन्फ्लेशन सिर्फ प्रोडक्ट्स पे निकल के आती है, पर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन सिर्फ प्रोडक्ट्स पे तो नहीं आती, सर्विसेज पे भी आती है। तो बेसिक आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन आई है वो सिर्फ आपकी सर्विसेज पे नहीं है, सर्विसेज को छोड़ के प्रोडक्ट्स पे ही आती है। इसीलिए WPI मेथड कहीं ना कहीं उसकी ये ड्रॉबैक भी है कि भाई ये सर्विसेज पे इन्फ्लेशन नहीं कैलकुलेट करता। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, जब आप इन प्राइमरी आर्टिकल, सेकेंडरी आर्टिकल और मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल तीनों को जब आप ऐड कर देते हैं तो इनके बाद जो निकलने के बाद एक इन्फ्लेशन आती है, उसे हम क्या कहते हैं, टोटल इन्फ्लेशन को हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब मैं इस टोटल इन्फ्लेशन में से माइनस कर देती हूँ प्राइमरी सेक्टर को, तो मेरे पास जो निकल के आएगी वो हमारी होगी कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन आपकी एक्सेप्ट आपने क्या करा, जो टोटल इन्फ्लेशन आई थी उसमें से फूड आइटम्स को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो आती है वो कोर इन्फ्लेशन होती है। तो आई थिंक गाइस आपको ये समझ आ गया होगा कि WPI मेथड में कौन कौन से प्रोडक्ट्स को शामिल किया जाता है। तो चलिए एक बात और करते हैं कि भाई जो WPI मेथड है, इस पे जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट होती है, इसे कैलकुलेट कौन करता है, या फिर कौन सी मिनिस्ट्री कैलकुलेट करती है, या कौन सा डिपार्टमेंट कैलकुलेट करता है। तो चलिए जब इन्फ्लेशन आती है तो उसे कौन निकालता है। तो बेसिकली जब ये जो मैंने बताया आपको WPI मेथड के अंदर जो इन्फ्लेशन को निकाला जाता है, तो इसे हमारी कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है, तो बता दिया जाए कि इकोनॉमिक एडवाइजर के थ्रू निकलती है अंडर आपका DIPP की फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट आता है, ये आपका अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो इन्फ्लेशन निकल के आती है, ये यहाँ पर ये सभी पूरी इन्फ्लेशन बेसिकली आपकी जो निकलती है इसी पूरे डिपार्टमेंट के अंदर निकलती है। यहाँ से ही इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को WPI मेथड समझ आया होगा। तो चलिए गाइस अब हम बात करते हैं CPI मेथड की, कि CPI मेथड में हम इन्फ्लेशन को कैसे निकालते हैं। CPI मेथड में इन्फ्लेशन का निकालने का तरीका वही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम करंट ईयर के प्राइसेस और बेस ईयर के प्राइसेस को कंपेयर करते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली मैंने अभी आपको WPI मेथड बताया था, जिसमें कि इन्फ्लेशन जो निकाली जाती है वो एक मैक्रो लेवल पे निकाली जाती है, और CPI मेथड में जो इन्फ्लेशन निकाली जाती है वो माइक्रो लेवल पे निकाली जाती है। बेसिकली CPI मेथड का अगर मैं हम फुल फॉर्म बताएं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अगर हिंदी में बात करें तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक कहा जाता है।
बेसिकली इसके अंदर जब इन्फ्लेशन को निकालते हैं तो टोटल 6 कैटेगरीज होती है। टोटल 6 कैटेगरीज में मैं बता दूं तो इसमें सबसे पहले रूरल एरियाज के ऊपर इन्फ्लेशन, रूरल एरियाज की इन्फ्लेशन, अर्बन एरिया की इन्फ्लेशन, ऑल इंडिया की इन्फ्लेशन, और साथ में इंडस्ट्रियल लेबरर्स और एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर। ठीक है, तो इन सभी 6 सेक्टरों के ऊपर अर्बन एरिया, रूरल एरिया, ऑल इंडिया, इंडस्ट्रियल लेबर, एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर के ऊपर यहाँ पर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं कि रूरल एरियाज और अर्बन और ऑल इंडिया, इन पे जब इन्फ्लेशन निकाली जाती है तो उसका बेस ईयर जो लिया जाता है 2012 लिया जाता है, तथा इनको निकालती है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस के थ्रू यहाँ पर क्या निकाली जाती है, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है इन 3 पर्टिकुलर कैटेगरीज के ऊपर। आगे की जो रिमेनिंग कैटेगरीज है उनके ऊपर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपके 3 सेक्टर को निकालती है सीएसओ, और बाकी के 3 सेक्टर पे जो इन्फ्लेशन आती है उसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट निकालती है। और हाँ, इनके जो इंडस्ट्रियल लेबर, एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबर है, इनका बेस ईयर भी अलग अलग है। जैसे इंडस्ट्रियल लेबर का बेस ईयर 2001 है, तो वहीं पे एग्रीकल्चर लेबर का बेस ईयर 1986 से लेके 1987 है, एंड आपका रूरल लेबर का भी बेस ईयर 1986 से लेके 1987 है। तो गाइस यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट की जाती है, ना सिर्फ प्रोडक्ट्स पे बल्कि सर्विसेज पे भी इन्फ्लेशन को निकाला जाता है। और इंडिया कहीं ना कहीं धीरे धीरे मूव कर रही है WPI से CPI पे, बिकॉज की WPI मेथड कंज्यूमर प्राइस पे निकालती है, और कंज्यूमर प्राइस जो इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा देखी जाती है तो वो हमारा उपभोक्ताओं के द्वारा ही आती है, यानी कि कंज्यूमर के द्वारा आती है। इसीलिए CPI मेथड बेस्ट मेथड होती है फॉर कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन। और हाँ, अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अगर CPI मेथड बेस्ट है WPI मेथड से, तो हम लोग एकदम से CPI से WPI से CPI पे मूव क्यों नहीं कर जाते। तो बेसिकली गाइस, WPI पे जब इन्फ्लेशन आती है तो उसके इन्फ्लेशन के रेट थोड़े कम होते हैं, क्योंकि वो एग्रीगेट लेवल पे होती है। यहाँ पर इन्फ्लेशन का रेट थोड़ा ज्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि रिटेल प्राइसेस पे होते हैं, और जब भी आप किसी चीज को रिटेल प्राइस पे खरीदते हैं तो उसके प्राइस होलसेल प्राइस से थोड़े से ज्यादा होते हैं। इसीलिए WPI पे एकदम से अगर हम मूव करते हैं तो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा बढ़ जाएगा, और जिससे कि हमारी इकोनॉमी अनस्टेबल होने लग जाएगी। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं कि इसकी बास्केट ऑफ कमोडिटी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं या कौन कौन सी कैटेगरीज को लिया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बास्केट ऑफ कमोडिटी की, यानी कि जब हम CPI मेथड को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमारी कौन कौन सी आइटम्स को हम लोग प्रीफर करते हैं। बेसिकली जब मैंने बताया था कि इसमें रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज, तो उसमें भी कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं या फिर कौन कौन सी सर्विसेज है जिनके ऊपर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली इसमें टोटल 6 कैटेगरीज आती हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है फूड एंड ब्रीवेज। फूड एंड ब्रीवेज का मतलब होता है जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, खाने पीने की चीजें, दाल, चावल, चीनी, आटा, और आपके मिनरल्स वगैरह जो होते हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। और जो सेकंड कैटेगरी है हमारी मिसलेनियस, इसके अंदर आती है सर्विसेज, जैसे हेल्थ सर्विसेज हो गई, एजुकेशन सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन फीस हो गई। ये सारी सर्विसेज हम कहाँ पे लेते हैं, मिसलेनियस में। हाउसिंग, यानी कि हाउसिंग जो होती है, आपके घर वगैरह होते हैं, इनके ऊपर भी इन्फ्लेशन निकलती है CPI मेथड के अंदर। पर यहाँ पर एक कंडीशन है कि यहाँ पे सिर्फ ये अर्बन एरियाज की इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है, रूरल एरिया की इन्फ्लेशन को कैलकुलेट नहीं करता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है फ्यूल एंड लाइटिंग। फ्यूल एंड लाइटिंग आपकी जो भी होते हैं, आपके LPG, गैस एंड कोल एंड फ्यूल, लाइट वगैरह होती है, वो हमारी 4th कैटेगरी में। 5th में आते हैं आपके क्लोथिंग एंड फुटवेयर्स, कपड़े पहनने और आपके जूते चप्पल वगैरह, इसमें तो आपके 5th कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद 6th कैटेगरी में आते हैं आपके लाइक तंबाकू, पान मसाला एंड एक्सेट्रा, ये आपके 6th कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। बेसिकली टोटल इसमें 6 कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। और हाँ, इस इन्फ्लेशन में ना सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं बल्कि सर्विसेज पे भी इन्फ्लेशन को निकालता है। और जब देखिए एक और चीज, जब हम इस बास्केट ऑफ कमोडिटी के ऑल आइटम्स पे इन्फ्लेशन निकाल देते हैं, तो जैसे कि अभी गाइस मैंने पीछे बताया था कि जब टोटल इन्फ्लेशन आ जाती है तो इन सभी प्रोडक्ट्स पे जो टोटल ऑल ओवर इन्फ्लेशन आएगी तो उसे हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है।
हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है? ये आपके टोटल प्रोडक्ट्स की जो इन्फ्लेशन होती है उसे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर मैं इसी हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर से माइनस कर दूं फूड आइटम्स को, तो मैंने जब इन फूड आइटम्स को माइनस कर दिया तो मेरे पास जो निकल के आती है उसे हम कहा जाता है कोर इन्फ्लेशन। तो गाइस कोर इन्फ्लेशन क्या होती है? इस मेथड में भी जैसे कि हमने प्रीवियस मेथड में किया था, सभी सेक्टर की पर्टिकुलर जितने भी सेक्टर थे उन सभी सेक्टर की जब इन्फ्लेशन कैलकुलेट हो गई उसमें से हम माइनस कर देंगे फूड आइटम, और जो हमारे पास आया वो हमारा कोर इन्फ्लेशन था। बेसिकली आई थिंक आपको समझ आया होगा मेथड्स ऑफ इन्फ्लेशन की WPI मेथड क्या है और CPI मेथड क्या है। तो गाइस आई थिंक आप समझ चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन की, यानी कि जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाती है तो उसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है या उसे नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। बिकॉज देखिए, माना कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं अच्छी होती है इकोनॉमी के लिए, पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन अच्छी नहीं होती, हल्की फुल्की इन्फ्लेशन अच्छी होती है। बट लेकिन अगर इन्फ्लेशन के रेट को कंट्रोल ना किया जाए, उन्हें नियंत्रण में ना रखा जाए, तो हमारी इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट या फिर मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू से कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। चलिए फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि मेथड्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। इसके बाद चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कि जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाती है तो हम उसे कंट्रोल कैसे करते हैं। तो बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल 3 व्यक्ति कर सकते हैं, एक तो RBI, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और दूसरा आप लोग या हम लोग। ठीक है, बेसिकली हम सभी मिलकर भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि कॉमन मैन। तो सबसे पहले हम बात करें कि RBI के थ्रू इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो RBI के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। देखिए मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती हैं? बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसीज के ऊपर अभी मेरा कमिंग वीडियो आएगा, पर अभी हल्का सा हम आपको बता देते हैं कि कैसी है, क्या होता है। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसीज का मतलब होता है कि ऐसी पॉलिसीज जो मनी के फ्लो को कंट्रोल करती है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसीज का जो मेजर काम होता है फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करना होता है। हमारी इकोनॉमी में देखिए इन्फ्लेशन भी अच्छी नहीं होती और डिफ्लेशन भी नहीं अच्छी होती, तो मॉनेटरी पॉलिसीज क्या करती हैं? इकोनॉमी के अंदर से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती हैं, यानी कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करेंगी मॉनेटरी पॉलिसीज, और मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू ही कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को एक अच्छा इफेक्टिव वे मिलता है कंट्रोल करने का। तो चलिए बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज की। अभी आपको पता तो लग ही गया होगा कि मॉनेटरी पॉलिसीज को कौन बनाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसीज को बनाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI। यहाँ पर इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स पता होने चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसीज के टूल्स जो है उसके थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसीज का सबसे पहला टूल आता है CRR। CRR स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो के थ्रू हम इकोनॉमी में से कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइस, जो कैश रिजर्व रेशियो होता है इसके बारे में ऊपर से बता दूं, तो कैश रिजर्व रेशियो वो रेट होता है जिस रेट पर जो कमर्शियल बैंक होती हैं पर डे अपना NDTL का एक सर्टेन पार्ट RBI के पास क्या कराती हैं? RBI के पास रखवाती हैं, जिसे हम CRR कहते हैं। जिस रेट पे वो रखवाती है उस पर्टिकुलर रेट को CRR कहा जाता है। तो अगर इकोनॉमी में से इन केस ऑफ इन्फ्लेशन CRR को बढ़ा दिया जाए तो CRR बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंकों को क्या करना पड़ेगा? RBI के पास ज्यादा पैसा रखवाना पड़ेगा। अगर कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा रखवाएंगी तो उनकी NDTL यानी कि उनके पास जो पैसा होगा वो कम हो जाएगा। अगर उनके पास पैसा कम हो गया तो मार्केट में लोन लैंडिंग कम होगी, या फिर कह सकते हैं मार्केट में फ्लो ऑफ मनी कहीं ना कहीं कंट्रोल होती है। तो गाइज, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया जाता है या फिर इंक्रीज कर दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं SLR की। उसका दूसरा टूल SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आपको बता दूं तो ये भी एक रेट होता है जिस रेट पर कोई भी कमर्शियल बैंक खुद अपने पास ही अपनी NDTL का एक बफर मेंटेन करके रखती है या फिर कुछ अमाउंट को अपने पास रिजर्व के रूप में रखती है, तो उसे हम SLR कहते हैं। SLR को भी इन केस ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि अगर SLR इंक्रीज रहेगी या फिर SLR ज्यादा रहेगी तो उसके चलते कमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व ज्यादा रखेगी।
अगर रिजर्व ज्यादा रखेगी तो उसके पास पैसा लोन देने के लिए कम होगा, अगर लोन देने के लिए कम होगा तो मार्केट में लोन लैंडिंग कम होगी और जिसके थ्रू मार्केट में से फ्लो ऑफ मनी कम होगी। यहाँ पे फिर अगला पॉइंट आता है ओएमओस। ओएमओस स्टैंड्स फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है कि ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को खरीदना या बेचना। सिक्योरिटीज लाइक क्या? सिक्योरिटी लाइक ट्रेजरी बिल हो गए, आपके शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, ये सभी सिक्योरिटी होती हैं। तो ओपन मार्केट में जब इन सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। तो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या किया जाता है? यहाँ पर सिक्योरिटीज को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सेल कर दिया जाता है ताकि गवर्नमेंट मार्केट में सिक्योरिटी सेल करेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे खरीदेंगे, जिसके चलते उनके पास जो पैसा है, उनकी एक्सपेंडिचर पावर्स कम होगी, जिसके थ्रू मार्केट में कहीं ना कहीं उनके पास पैसा कम हो जाएगा और खर्चे कम होंगे और वहां हमारा इकोनॉमी में से इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है। ठीक है, इसके बाद हम अगली टर्म की बात करते हैं जो कि है बैंक रेट एंड रेपो रेट। बैंक रेट एंड रेपो रेट जो होते हैं, इन दोनों रेट पे भी ये जो दोनों रेट होते हैं, इन रेट्स के ऊपर कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है। बेसिकली आरबीआई से जब वो लोन लेती है तो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन इन दोनों रेट को ही इंक्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि बेसिकली जब ये रेट इंक्रीज हो जाएंगे तो कमर्शियल बैंक को महंगा लोन मिलेगा आरबीआई से। अगर कमर्शियल बैंक महंगा लोन लेगी तो बाकी लोन लैंडिंग भी महंगी कराएगी, जिसके थ्रू मार्केट में लैंडिंग कम से कम लोग लोन लेंगे और इकोनॉमी में से कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ मनी कंट्रोल होगी। बैंक रेट एंड रेपो रेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जिस रेट पर कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है और जिस रेट पे वो लोन लेती है उसे हम क्या कहते हैं? या तो बैंक रेट कहेंगे या हम रेपो रेट कहेंगे। बेसिकली इन दोनों रेट को ही बढ़ा दिया जाता है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर ये रेट बढ़ जाएंगे तो उसके चलते क्या होगा? मार्केट में लोन महंगे हो जाएंगे, क्योंकि कमर्शियल बैंक को खुद लोन महंगा मिलेगा तो आगे वो लोन लैंडिंग भी महंगी कराएगी। चलिए, जिसके थ्रू की कम से कम लोन लोग खरीदना पसंद करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि आरबीआई के थ्रू इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आरबीआई के थ्रू आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू मार्केट में से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक इकोनॉमी में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है? तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने टूल्स के थ्रू करती है, जैसे कि टैक्सेस, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में जो होता है सबसे बड़ा होता है वो उसका टैक्स। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू मार्केट में से इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है। फिस्कल पॉलिसीज क्या होती है? फिस्कल पॉलिसीज का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसीज दोस्तों कि जिसके थ्रू मार्केट में क्या हो जाता है, जैसे कि रोड बनाना, पुल बनाना, डैम, टैक्सेस को बढ़ाना या घटाना। बेसिकली ये सभी पॉलिसीज आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फिस्कल पॉलिसीज होती है। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट इन टैक्सेस को बढ़ा देती है ताकि अगर आप ज्यादा टैक्स पे करेंगे, अगर टैक्स ज्यादा लगेंगे तो हम लोगों को, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे तो हमें उसके लिए ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। अगर हम ज्यादा टैक्स भरेंगे तो हमारी एक्सपेंडिचर पावर्स कम हो जाएंगी, या फिर मेरा कहने का मतलब है खर्चा हम कम कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। जब हमारे पास पैसा नहीं है तो मार्केट में फ्लो कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा, जिसके थ्रू आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो अब भाई बात करते हैं कि कॉमन मैन कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले से ही लिखा हुआ है कि फर्स्ट इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि सबसे पहले की फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज। यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए मिनिमम रिसोर्सेज का। मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे होता है भाई? कि जिस चीज की हमें जरूरत है हम बस उसका इस्तेमाल करें, उसके चक्कर में कई अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को ना खरीदें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे 2 पेन की नहीं जरूरत है, 1 पेन से अगर मेरा काम चल सकता है तो मैं सिर्फ 1 पेन का इस्तेमाल करूं और उसे जब तक यूज करूं जब तक कि वो अपने एंड पॉइंट तक ना आ जाए, यानी कि पूरा खत्म ना हो जाए। तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यही कहते हैं कि जिन प्रोडक्ट्स की हमें जरूरत है हम उन्हीं का इस्तेमाल करें, अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल ना करें। सेविंग, हमें अपनी सेविंग्स को इंक्रीज कर देना चाहिए, सेविंग्स को बढ़ा तो देना चाहिए, पर ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स जो रखनी चाहिए हमारी रखनी चाहिए बैंक्स के अंदर, ताकि मनी के फ्लो को कंट्रोल करने में
कहीं ना कहीं मदद मिले। इसके बाद आता है अपनी अननेसेसरी डिमांड्स को कम कर दे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी इकोनॉमी में से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो उसके थ्रू हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसीज, थ्रू फिस्कल पॉलिसीज एंड थ्रू कॉमन मैन टूल्स। और कॉमन मैन के टूल्स आपको मैंने बता ही दिए हैं कि वो अपने एफर्ट्स के थ्रू ही इकोनॉमी में से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। तो गाइस आई होप कि आपको हाउ टू कंट्रोल समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं रिलेटिव टर्म्स ऑफ द इन्फ्लेशन, यानी से स्टार्ट करते हैं रिलेटिव टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन की कुछ रिलेटिव टर्म्स। इन्फ्लेशन की कुछ रिलेटिव टर्म्स में अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहली टर्म आती है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का क्या मतलब होता है? डिफ्लेशन का मतलब होता है मुद्रा अस्फीति। मुद्रा अस्फीति क्या होती है? देखिए जैसे इन्फ्लेशन होती है उसका जस्ट अपोजिट डिफ्लेशन रहती है। इन्फ्लेशन की कंडीशन में क्या रहता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, पर डिफ्लेशन की कंडीशन में प्राइसेस रिड्यूस होने लग जाते हैं या फॉल करने लग जाते हैं। जैसे जैसे इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी गिरती है या फिर सप्लाई ऑफ मनी कम होने लग जाती है तो उसके चलते मार्केट में डिमांड्स कम होती है, और जब डिमांड्स कम होती है तो प्राइसेस गिरने लग जाते हैं, क्योंकि भाई डिमांड कम है। डिमांड कम है तो चीजों की ऑब्वियस सी बात है कि प्राइसेस गिरेंगे, और जब प्राइसेस गिरने लग जाते हैं तो उस कंडीशन को डिफ्लेशन कहा जाता है। डिफ्लेशन के कंडीशन में जो वैल्यू ऑफ मनी होती है, यानी कि मनी का जो वैल्यू होता है वो हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा नहीं होता, जिसके चलते वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो जाता है। और डिफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करती। इवन कह सकते हैं कि डिफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि शो करती है अनएम्प्लॉयमेंट को। बिकॉज देखिए किसी के पास पैसा नहीं है, अब लोगों के पास जब पैसा नहीं होता तो बेरोजगारी कैसे हो पाएगी, प्रोडक्शन कैसे होगा। तो जब कोई डिफ्लेशन की कंडीशन आती है तो उसके चलते इकोनॉमी में हमारी क्या होने लग जाता है, हमारी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं बेरोजगारी आने लग जाती है, और बेरोजगारी की कंडीशन कभी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती है। तो बेसिकली डिफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारे प्राइसेस क्या होने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। चलिए बात करते हैं कि इकोनॉमी में अगर डिफ्लेशन हो गई है तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, यानी कि हाउ टू कंट्रोल डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन को कंट्रोल वही आरबीआई के थ्रू और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू किया जा सकता है। कॉमन मैन अब कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज कॉमन मैन के हाथ में पैसा ही नहीं है, तो उसे नहीं कंट्रोल किया जा सकता। आरबीआई के थ्रू कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, तो थ्रू मॉनेटरी पॉलिसीज एंड फिस्कल पॉलिसीज। तो मॉनेटरी पॉलिसीज में सीआरआर को जब हमने इन्फ्लेशन हुई थी तो बढ़ा दिया था, अब सीआरआर को कम कर देंगे, क्योंकि जब सीआरआर कम रहेगी तो बैंकों के पास पैसा ज्यादा रहेगा। अगर बैंकों के पास पैसा ज्यादा है तो वो लोन लैंडिंग बहुत ज्यादा कराती है, जिसके चलते लोगों के पास पैसा आता है और खर्चे बढ़ते हैं उनके। ठीक है, इसके बाद एसएलआर जो होगा हमारा उसे भी रिड्यूस कर देंगे, सेम एज कि यहाँ पर लोन लैंडिंग इंक्रीज हो जाएगी। बैंक रेट और रेपो रेट, बैंक रेट और रेपो रेट को भी कम कर दिया जाएगा, क्योंकि जब कमर्शियल बैंक को लोन सस्ते मिलेंगे तो वो आगे लोन लैंडिंग भी सस्ती कराएगी। इसके बाद आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू भी जो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी ऑलरेडी क्या करी होती है, मार्केट में सेल आउट करी होती है, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को वापस ले लेती है, जिसके चलते मार्केट में पैसा आ जाता है। और जब पैसा आ जाता है तो इकोनॉमी में से इन्फ्लेशन या फिर फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। तो गाइस सीआरआर को रिड्यूस कर देते हैं, एसएलआर को भी कम कर देते हैं, बैंक रेट एंड रेपो रेट दोनों को घटा देते हैं, और साथ में ही ओपन मार्केट ऑपरेशंस को क्या करने लग जाते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सिक्योरिटीज को परचेज करने लग जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आरबीआई के थ्रू इकोनॉमी में से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमी में से इन्फ्लेशन को कैसे रिड्यूस कर सकती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू कंट्रोल करेगी। वहां पर हमने टैक्सेस को बढ़ाया था, अब हम टैक्सेस को कम कर देंगे, ताकि अब जब टैक्सेस कम रहेंगे तो इकोनॉमी में टैक्स जब महंगा सस्ता हो जाएगा तो लोगों को किसी भी चीज के लिए कम पैसा पे करना पड़ेगा। अगर वो कम पैसा पे करेंगे तो जिसके थ्रू इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, जिसके थ्रू इकोनॉमी में कहीं ना कहीं आपका जो होंगी एक्सपेंडिचर पावर लोगों की इंक्रीज हो जाएगी और इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगी।
अगला आता है फिस्कल पैकेज। फिस्कल पैकेजेस का मतलब क्या होता है? फिस्कल पैकेजेस का मतलब होता है कि जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, जब भी इकोनॉमी में क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा डिफ्लेशन आने लग जाए, तो गवर्नमेंट थ्रू सब्सिडी और अदर स्कीम्स वगैरह के थ्रू मार्केट में पैसा भिजवाने लग जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? फिस्कल पैकेजेस कहते हैं। तो फिस्कल पैकेजेस वो कंडीशन होती है यहाँ जब गवर्नमेंट खुद से पैसा मार्केट में सर्कुलेट कराती है। आई होप कि आपको डिफ्लेशन समझ आया होगा। रिफ्लेशन के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो री का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है दोबारा से इन्फ्लेशन। तो रिफ्लेशन का बेसिकली क्या मतलब रहता है? दोबारा से इन्फ्लेशन। जैसे कि मान लीजिए ये कोई इकोनॉमी है, ठीक है, ये कोई इकोनॉमी है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इतना आपका क्या चल रहा है? डिफ्लेशन चल रहा है। यहाँ पे जो हमारा ये चल रहा है डिफ्लेशन चल रहा है, जैसे कि मनी का फ्लो जो चल रहा है आपका इतना लागत चल रहा है, जिसे हम डिफ्लेशन कह रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्या कराया? फिस्कल पैकेज प्रोवाइड कराया। जैसे ही गवर्नमेंट ने फिस्कल पैकेज प्रोवाइड कराया तो इसका मनी का फ्लो थोड़ा सा और ऊपर चला गया। तो इतना मनी का जो फ्लो चला गया, इसे हम रिफ्लेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि मार्केट में हल्की सी इन्फ्लेशन, जो वो हल्की सी इन्फ्लेशन होती है गाइस, उसे कहा जाता है रिफ्लेशन। और रिफ्लेशन बेसिकली वो कंडीशन होती है जो इन्फ्लेशन के बाद आती है, सॉरी डिफ्लेशन के बाद आती है। डिफ्लेशन की जस्ट अगली कंडीशन जो रहती है वो रिफ्लेशन की रहती है। आई होप कि आपको रिफ्लेशन समझ आया होगा। एक और टर्म होती है आपका, एक टर्म जो थर्ड टर्म होती है वो होती है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन की अगर मैं बात करूं कि गाइस स्टैगफ्लेशन क्या होता है, तो स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है जब इकोनॉमी में दो सेक्टर हैं और एक सेक्टर पे इन्फ्लेशन आ रही है और दूसरा सेक्टर वहीं पे कांस्टेंट है। यानी कि एक सेक्टर में तो इन्फ्लेशन है और दूसरा सेक्टर हमारा अनएम्प्लॉयड है, तो उसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जहां दो सेक्टर हो, एक सेक्टर उठ रहा है और वहीं पे दूसरा सेक्टर कांस्टेंट बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। आई होप कि आपको स्टैगफ्लेशन समझ आई होगी। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ आया होगा, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन का, और बाकी हमने जो जो इन्फ्लेशन में किए बाकी सभी पॉइंट होगा। तो चलिए आज का हम यहाँ पे इन्फ्लेशन को स्टॉप करते हैं। और हाँ, लास्ट वीडियो के बाद आपका जो काफी समय लग गया नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअल में कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से नेक्स्ट वीडियो नहीं आ पाया था। तो गाइस प्लीज ये वीडियो देखिएगा और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और हमारे इस वीडियो को देखने से पहले पहला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वो वीडियो देखना कंपलसरी है इसको समझने के लिए। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।